चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करने के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूं डिविडेंड रिलेवेंस थियरी के एक दूसरे मॉडल की ओर, जिस मॉडल का नाम है गॉर्डन्स मॉडल। तो चलिए हम गॉर्डन्स मॉडल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये है आपके सामने गॉर्डन्स मॉडल। एक बच्चों बात का ध्यान रखना कि ये जो गॉर्डन्स मॉडल है वो सिमिलर टू है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, राइट। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर इक्विटी शेयर का प्राइस कैसे ढूंढते हैं उसके लिए गिना था, राइट। तो वो दोनों सिमिलर मॉडल है, दोनों के फॉर्मूलाज भी सिमिलर है, दोनों का एजम्पशन एंड दोनों का इंटरप्रिटेशन, ये दोनों ही चीजें सिमिलर है। चलिए देखते हैं गॉर्डन्स मॉडल में क्या है। सो एज पर दिस मॉडल, if the company's rate of return is more than cost of capital of the equity, the share price should increase if the dividend payout ratio decreases. That means ये भी कुछ वॉल्टर जैसा ही कह रहा है। देखना, दोनों मॉडल लगभग एक जैसे ही है, काम एक जैसा ही करते हैं। ये भी कहता है कि इफ कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए। जितना डिविडेंड आप कम करोगे उतना कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा। यस, इस मॉडल के अंदर बच्चों ग्रोथ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, ग्रोथ रेट को, राइट। सो जैसे ही आप कंपनी का पैसा कंपनी में ही रहने दोगे, यानी कि आप रिटेन अर्निंग्स को बढ़ाओगे, होगा क्या, कंपनी उस बचे हुए पैसे को वापस इन्वेस्ट करेगी तो उसके ऊपर और कुछ अर्न कर पाएगी और उससे कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा। और कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा तो ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्केट प्राइस बढ़ेगा, ऐसा गॉर्डन्स मॉडल कहता है, जो कि है वॉल्टर के जैसा ही। इट इज अ मॉडल विच कीप्स ग्रोथ इनटू अकाउंट, जो मैंने अभी बात की। If the company's rate of return is higher, then it will result in high growth rate. अब ये ग्रोथ रेट आप कैसे गिनोगे और कौन कौन से फॉर्मूलाज है गॉर्डन में, उसी चीज को हम समझते हैं। मैं शुरू करना चाहता हूं बच्चों कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वही डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के फॉर्मूला से। तो अगर आप याद करने की कोशिश करें तो आपके पास एक फॉर्मूला कुछ ऐसे हुआ करता था कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, जिसमें के इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी आप लिखते थे, राइट। जिसमें याद करो D1 जो होता था, ये होता था एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ अ नेक्स्ट ईयर। नेचुरली एक कॉमन सेंस है, अगर मैं शेयर में आज इन्वेस्ट करूं, आज को मैं क्या कह दूंगा, जीरो, राइट। जीरो मीन्स टुडे। तो मेरा जो डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन होगा बच्चों, क्या वो आज का होगा कि एक साल के बाद का होगा। नेचुरली मेरा जो डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन होगा वो एक साल के बाद का होगा। यानी जो भी व्यक्ति P0 यानी कि प्राइस को जीरो को ढूंढना चाहता है तो उसको अपने मन में डिविडेंड 1 का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। इसीलिए D1 जो था वो डिविडेंड ऑफ अ नेक्स्ट ईयर हुआ करता था, या नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऐसा फ्यूचरिस्टिक लैंग्वेज का यूज करते थे। या तो हम यूं कर सकते थे कि D0 जो था, हमें जिस साल में हम शेयर खरीद रहे हैं उसी साल का जो डिविडेंड पता हो, उसमें हम ग्रोथ को ऐड करते थे, यानी कि उसको 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें डिविडेंड ऑफ अ नेक्स्ट ईयर मिल जाता था। इसमें जो ग्रोथ था बच्चों जी, उसका भी एक फॉर्मूला है B इंटू आर। ये खास ध्यान रखना, इसमें B का जो मीनिंग था, राइट, वो था रिटेंशन रेशियो। मतलब कि कंपनी कितना पैसा रिटेन करके रखती है, वो रिटेंशन रेशियो जो था वो बी था। एंड आर जो था वो था कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट का मीनिंग याद कीजिए बच्चों, कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब था कि कंपनी कितना अर्न कर सकती है। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब था कि कंपनी कितना अर्न कर सकती है बच्चों। तो G इज इक्वल टू बी आर, इस फॉर्मूला को भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। देखो, इतना तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल करके जो इक्विटी वैल्यूएशन का मॉडल था, इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिनने का मॉडल था, उसी में सीखा था। इसी मॉडल को एक अलग तरीके से अगर मैं लिखूं ना, तो मेरा गॉर्डन का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, इसी मॉडल को अलग तरीके से मैं कैसे लिखूंगा, आप ध्यान दीजिए। अच्छा, इसी में अगर मैं प्राइस को पहले ऑब्जेक्ट बना दूं, फॉर्मूला ये प्राइस है उसे ऑब्जेक्ट बना दूं, तो फॉर्मूला क्या दिखेगा,
P0 प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। आपने इस वर्जन के फॉर्मूला का भी इस्तेमाल किया है। आई हैव डन नथिंग न्यू हियर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। तो ये P0 को ऊपर लेके चला गया हूँ, राइट। KE माइनस G, यहाँ पे G इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और उसी KE माइनस G को मैंने डिनोमिनेटर में ला दिया है, राइट। इतना ही है बच्चों, इसके अलावा इसमें मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, ये आपका P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब इसी को और एक तरीके से अगर मैं बदलूं तो मेरा गॉर्डन का नोटेशन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे D1 है, उसको गॉर्डन में ऐसे लिखा गया है E1 यानी कि अर्निंग पर शेयर 1 एंड 1 माइनस बी कर दिया। अब देखिए ये 1 माइनस बी एक तरीके से रिटेंशन रेशियो का उल्टा हो गया। बी इज अ रिटेंशन रेशियो, तो 1 माइनस बी करके पे आउट रेशियो आ जाएगा। सपोज मैं 40% अगर प्रॉफिट का रिटेन करता हूं, प्लीज ध्यान से समझना, 40% अगर मैं रिटेन करता हूं तो इसका मतलब कि मैं 60% पे आउट देता हूं। इजंट इट सिंपल? अगर कोई व्यक्ति 40% प्रॉफिट को रिटेन करता है तो उसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि वो 60% है उसका वो पे आउट निकाल देता है। तो अगर मैं 1 माइनस बी करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली पे आउट रेशियो हो जाता है, और अर्निंग 1 से अगर मैं पे आउट को मल्टीप्लाई करूं तो नेचुरली मुझे D1 ही मिल जाएगा। तो समझिए ऊपर जो लिखा है वो D1 ही है, खाली थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। और ये KE है, उसे मैं KE ही रहने दूंगा, और G जो है उसे ग्रोथ की जगह पे मैं ग्रोथ का ये फॉर्मूला रख दूंगा BR। तो ये जो आपका फॉर्मूला बनता है बच्चों, जो ग्रीन कलर से लिखा है, वो गॉर्डन्स मॉडल का बुक में दिया हुआ फॉर्मूला बन जाता है। आई एम श्योर बात समझ पाए होंगे कि जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, या इसको मैं कांस्टेंट ग्रोथ थियरी भी कह सकता हूं, आपको याद हो तो हमने ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में सीखा है। कांस्टेंट ग्रोथ थियरी भी मैं कह सकता हूं, या कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी मैं उसे ये कह सकता हूं। ये सेम मॉडल गॉर्डन का है, खाली थोड़ा सा नोटेशन में चेंज कर दिया है। बट देखो गॉर्डन आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहता है वो हम समझते हैं। ये फॉर्मूला आपने आराम से नोट कर दिए होंगे ऐसा मैं मानता हूं। गॉर्डन आपको एक्सप्लेन करना चाहता है कुछ ऐसा। उससे पहले थोड़े से हम गॉर्डन के क्या समझते हैं उसके एजम्पशन भी समझ लेते, फिर उसकी समरी देखेंगे। तो गॉर्डन कहता है कि फर्म जो है वो ऑल इक्विटी फर्म है, यानी कि इक्विटी से ही फर्म का एक्सपांशन होगा, या तो रिटेन अर्निंग से ही फर्म का एक्सपांशन होगा, और कहीं से कोई पैसा आएगा नहीं। दूसरा, कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न आर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप देखेंगे तो हमने वॉल्टर्स मॉडल में भी तो ये सेम एजम्पशन देखा था बच्चों। उसके बाद जो KE है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या इक्विटी वालों का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम वॉल्टर मॉडल का है। रिटेंशन रेशियो जो B है वो भी कांस्टेंट रहेगा, यानी इसका दूसरा मतलब क्या हो गया कि कंपनी का जो पे आउट रेशियो होगा वो भी मेरे बच्चों कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद बिकॉज B एंड R आर कांस्टेंट, देखो कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कांस्टेंट है, रिटेंशन रेशियो भी कांस्टेंट है, तो ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि G इज इक्वल टू होता तो B इंटू R ही है। अगर B भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो नेचुरली ग्रोथ रेट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद KE इज ऑलवेज ग्रेटर देन G। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हमेशा ग्रोथ से बड़ा ही होगा, वरना जब हम फॉर्मूला में KE माइनस G करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। इफ सपोज G इज ग्रेटर देन KE, ऐसा मान लो कि ग्रोथ का रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से भी बड़ा है, ये हो ही नहीं सकता, वरना ये KE माइनस G का फिगर नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नामुमकिन है। और ऑल दी इन्वेस्टमेंट्स आर डन फ्रॉम रिटेन अर्निंग ओनली, या तो इक्विटी का ही पैसा रिटेन अर्निंग, उसी में से पूरा का पूरा आप एक्सपांशन करोगे, उसके अलावा कहीं से पैसे नहीं लाओगे। ये सब गॉर्डन मॉडल्स के बच्चों एजम्पशन है। अब समझते हैं कि गॉर्डन मॉडल की बेसिक समरी क्या है। सेम टू सेम ये वॉल्टर जैसा ही मुझे तो लगता है। ये कहता है कि कंपनी अगर ग्रोथ के फेज में है, कंपनी अगर ग्रोथ के फेज में है तो क्या होगा कि आपका
यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन एक्चुअली के ई, मतलब के ई होना चाहिए। चलिए उसे करेक्ट कर दिया है। अगर कंपनी ग्रोथ के मॉडल में है तो आर इज ग्रेटर देन के ई होगा, यानी कि कंपनी ज्यादा अर्न करती होगी शेयर होल्डर के मुकाबले। तो ऐसे केस में अगर आपको मैक्सिमम मार्केट प्राइस चाहिए तो आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा कंपनी के पास रहेगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा। अगर ग्रोथ कांस्टेंट है, यानी कि कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न भी इक्विटी के रेट ऑफ रिटर्न जितना ही है, तो कोई ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं होगा। चाहे आप कोई भी डिविडेंड पे आउट करो, शेयर का प्राइस हर केस में सेम आएगा। ये एग्जैक्ट वॉल्टर जैसा ही है बच्चों। एंड अगर कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज में है, यानी कि कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न अब इक्विटी के एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको 100% डिविडेंड दे देना चाहिए, क्योंकि आप अगर नहीं कमा सकते तो शेयर होल्डर को पैसा दे दो, शेयर होल्डर को तो अपना पैसा कमाने दो। तो ये समरी एग्जैक्टली देखा जाए तो वॉल्टर्स मॉडल जैसी ही समरी है। आई एम श्योर बच्चों आप समरी को अच्छी तरीके से नोट कर लोगे और समरी में आपको आइडिया आया होगा। इतना कुछ करने के बाद बच्चों अब टाइम आया है कि हम एक क्वेश्चन गिनना चालू करें। जो क्वेश्चन हमें गिनना है वॉल्टर्स मॉडल एंड गॉर्डन्स मॉडल दोनों का मिक्स क्वेश्चन हमें गिनना है। तो चलिए वॉल्टर्स एंड गॉर्डन्स मॉडल का एक मिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूं। राइट, वॉल्टर्स एंड गॉर्डन मॉडल का मिक्स क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बच्चों। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में। With the help of following figures, calculate the market price of the share of a company by using Walters formula and dividend growth model or the Gordon's formula. चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में दी है। जैसे सबसे पहले हमें अर्निंग पर शेयर दिया है EPS, और उसके बाद डिविडेंड पर शेयर है, दैट इज ये हमारे लिए E हो जाएगा, फॉर्मूला में ये D हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें दिया है वो KE है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये R होता है, कभी कभी इसे बुक में IRR की तरह भी लिख के बताते हैं। एंड रिटेंशन रेशियो इसे मैं B कह दूंगा। आगे हमने फॉर्मूला में भी दिखाई है कि रिटेंशन रेशियो को स्मॉल b की तरह लिखा जाता है। चलिए पहले लगाता हूं वॉल्टर्स फॉर्मूला। देखिए वॉल्टर्स फॉर्मूला तो मुझे लगता है बहुत ही आराम से हो जाएगा। इट इज P0 इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D इंटू R डिवाइडेड बाई के, एंड मुझे करना पड़ेगा होल डिवाइडेड बाई के। राइट, अब इसके अंदर मैं सभी फिगर्स को भरना शुरू करता हूं। तो प्राइस P0 जो है उसे मैं रहने दूं, डिविडेंड D जो है वो 6 आएगा, प्लस अर्निंग्स का फिगर था 10 रुपी, माइनस डिविडेंड का फिगर 6 रुपी। R जो है वो दिया गया है 0.25 और उसके सामने KE का फिगर है 0.20। देखना बच्चों यहाँ पे R ग्रेटर देन KE है, मतलब डिविडेंड जितना कम दो उतना अच्छा है, ऐसा वॉल्टर मॉडल कहता है। आई एम श्योर आप ये बात समझते हैं। डिवाइड बाय मुझे करना पड़ेगा 0.20। चलिए फटाफट इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करके मैं वॉल्टर्स का तो प्राइस लेके आ जाऊंगा। बच्चों वॉल्टर का जो प्राइस आता है वो आता है 55 रुपीस। तो वॉल्टर के हिसाब से जो शेयर का प्राइस आना चाहिए वो आना चाहिए ₹55। आई एम श्योर वॉल्टर आपको पहले से समझ में आता है, आराम से आप ये फॉर्मूला समझ गए होंगे। देखिए जो डिटेल दी है ना, उस डिटेल को आइडेंटिफाई करके उसको फॉर्मूला में सिंपली फिलअप करना है। इसमें ज़्यादा अक्ल लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ गॉर्डन्स मॉडल की। देखिए गॉर्डन्स मॉडल में मुझे B दिया है तो वो B वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। याद करो गॉर्डन्स मॉडल के फॉर्मूला में प्राइस कैसे आती थी। प्राइस लाने के लिए आपको करना था E1 अर्निंग्स नेक्स्ट ईयर का, जो कि मैं यहां से ये अर्निंग ले लूंगा, इंटू 1 माइनस B डिवाइडेड बाय मैं करूंगा KE माइनस B इंटू R। तो जैसा इंग्रेडिएंट है वैसा ही फॉर्मूला मैं यहां पे लगाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। तो देखो P0 जो प्राइस आएगा वो हमारा क्या आएगा। देखिए अर्निंग पर शेयर जो E1 है उसे मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा। 1 माइनस जो रिटेंशन रेशियो है वो 40% है। मेरे बच्चों आप एक बात समझ जाइए, ये 1 माइनस 0.40 अगर किया तो 60% आया, जो कि मेरा डिविडेंड पे आउट होगा, और वो 10 से मल्टीप्लाई होगा 60%, तो अल्टीमेटली 6 रुपीस आएगा कि नहीं आएगा। और चेक करके देखो वही 6 रुपीस तो हमारा डिविडेंड था।
तो ये एक्चुअली D1 ही है। दिस इज इन नट शेल। पूरा सॉल्व करके, ये पूरा सॉल्व करके आपको क्या मिलता है, D1 ही मिलता है। आई एम श्योर आप समझ रहे हैं फॉर्मूला। डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा KE माइनस BR। चलिए KE कितना था, KE इस क्वेश्चन में है 0.20, रिटेंशन रेशियो हमें 0.4 दिया था एंड कंपनीज कैपिटलाइजेशन रेट था 0.25, यानी कि 10% कंपनी ग्रोथ करने वाली है। तो प्राइस जो यहाँ पे आएगा, ऊपर 6 आएगा, नीचे आएगा 0.20 माइनस 0.10, सो अल्टीमेटली ये बचेगा 6 डिवाइडेड बाई 0.10 एंड दैट विल गिव यू 60 रुपी एज द शेयर प्राइस एज पर गॉर्डन्स मॉडल। तो देखा बच्चों, वॉल्टर्स मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल से शेयर का प्राइस गिनना कितना आसान है। अब आप कहेंगे सर वॉल्टर एंड गॉर्डन अगर दोनों एक जैसा ही है तो दोनों की प्राइस सेम क्यों नहीं आई। एक चीज को नोट करना, गॉर्डन्स मॉडल के अंदर ग्रोथ का इंपॉर्टेंस है और ग्रोथ को ध्यान में लिया जाता है, जबकि वॉल्टर्स मॉडल के अंदर कहीं पे भी ग्रोथ को ध्यान में लिया जाता नहीं है। तो दोनों का कहना सेम है, शेयर प्राइस के बारे में दोनों का इंटरप्रिटेशन सेम है कि डिविडेंड कम दोगे, कंपनी ज्यादा कमाती है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ऐसा दोनों कहते हैं। लेकिन दोनों से शेयर का प्राइस सेम नहीं आएगा, क्योंकि एक मॉडल में ग्रोथ को ध्यान में रखा गया है जबकि दूसरे मॉडल में ग्रोथ को ध्यान में रखा गया नहीं है बच्चों। तो आई एम श्योर आपको वॉल्टर एंड गॉर्डन दोनों ही मॉडल से शेयर का प्राइस कैसे निकालते हैं उसका आइडिया आया होगा। चलिए बच्चों, लगे हाथों मुझे लगता है कि हमें गॉर्डन का और एक क्वेश्चन भी गिनना चाहिए जिससे प्रैक्टिस हो गॉर्डन्स मॉडल की। एक और सवाल आपके सामने आता है, लगाते हैं गॉर्डन्स मॉडल और इसका भी आंसर लेके आते हैं। आई एम श्योर आप कांस्टेंट लर्नर होंगे, आप थकते नहीं होंगे, आप हारते नहीं होंगे और आप अच्छे तरीके से सब्जेक्ट के पीछे लगे रहते होंगे। एग्जाम में पास होने का बच्चों यही एक तरीका है कि आइसोलेशन में आराम से अकेले बैठ के सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाए, साथ साथ में नोटबुक में लिखते भी रहना है आपको, कि जिससे एकदम अल्टीमेट प्रिपरेशन आपका एफएम सब्जेक्ट का हो जाए। The following figures are collected from the annual report of XYZ Limited. Net profit 30 lakhs है, outstanding 12% preference share 100 lakhs, number of equity share 3 lakhs, return on investment are 20% and cost of equity है 16%। आप बच्चों समझ ही गए होंगे ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हमें इसमें वो सेम टेबल बनाना पड़ेगा जो भी वॉल्टर में हमने बनाया था, लेकिन इस बार हमें गॉर्डन्स मॉडल लगाना है और शेयर का प्राइस निकालना है। 3 डिविडेंड पे आउट्स आर गिवन। समझना बच्चों, 1 2 3 डिविडेंड पे आउट रेशियो दिए है, एक 25% दिया है, एक 50% दिया है और एक दिया है आपको 100% का डिविडेंड पे आउट। तो चलिए देखते हैं कि पहले तो इसमें डिविडेंड आता क्या है। तो मैं वापस लिखूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर जो मुझे दिया गया है 30 लैक्स का, उसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि इस क्वेश्चन में है, तो 12 लाख का मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का फिगर 18 आ जाएगा बच्चों। इसको अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 3 लाख से डिवाइड करूंगा तो मुझे अर्निंग पर शेयर का फिगर आ जाएगा 6 रुपीज पर शेयर। तो ये सभी फिगर लैक्स में है, लेकिन ये अर्निंग पर शेयर का फिगर ₹6 में है। आई एम श्योर आप अर्निंग पर शेयर कैसे आया वो एकदम आराम से समझे होंगे। अब अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% हो, 50% और 100% हो तो गॉर्डन्स मॉडल से आंसर क्या आएगा वो हमें देखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो निकालना पड़ेगा गॉर्डन मॉडल को गिनने के लिए, वो निकालना पड़ेगा ग्रोथ का रेट, वो निकालना पड़ेगा ग्रोथ का रेट। तो देखो तीन सिचुएशन में ग्रोथ रेट भी अलग अलग आएगा। मैं पहली सिचुएशन को यहाँ पे लिखता हूँ जिसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो में लिखता हूँ 25%। तो बोलो बच्चों रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा। रिटेंशन रेशियो मतलब बी में लिख देता हूँ, रिटेंशन रेशियो मतलब बी लिख देता हूँ। बी इज इक्वल टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो लिख सकता हूँ ना बच्चों, या परसेंटेज में लिखूँ तो 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस 0.25 का डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस करूँ तो 0.75,
ये हमारा रिटेंशन रेशियो होगा। अब ग्रोथ का रेट निकालूंगा तो बी इंटू आर करूंगा, तो इस सिचुएशन में ग्रोथ का रेट आएगा 0.75 इंटू आर है 20%, यानी ग्रोथ का रेट आ जाएगा 15%। अब तो देखो हमारा सिंपल काम यहाँ पे हो जाने वाला है। मैं लगा देता हूँ एक बार फॉर्म्यूला हमारे गॉर्डन्स के मॉडल का। तो P0 इज इक्वल टू E इंटू 1 - B, दैट इज E1 इंटू 1 - B डिवाइड बाई KE माइनस BR हमने खैर ऑलरेडी पहले से गिन लिया है। अब अर्निंग्स जो हमारा आ रहा है वो 6 रुपीज़ है, और 1 माइनस हमारा जो रिटेंशन रेशियो जो था दैट वाज 75%, राइट। तो 75% माइनस करके हमें डिविडेंड का फिगर मिल जाएगा, यानी वो 25% किया है और कुछ नहीं है, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगा। और नीचे केई का फिगर है 16%, और बी इंटू आर हम ऑलरेडी सॉल्व करके 15% लाए हैं। तो चलिए इसे पूरा सॉल्व करके आपको आंसर देता हूं। तो बच्चों इसका जो आंसर आने वाला है वो 150 रुपीज़ का आंसर आएगा। देखिए पहले में शेयर के प्राइस का जो गॉर्डन्स मॉडल से आंसर आया वो 150 रुपीज़ का आंसर आया। दूसरा गिन के देखते, फिर इसका इंटरप्रिटेशन अच्छी तरह समझाऊंगा। सेकेंड सिचुएशन के अंदर मेरे बच्चों डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें बोला गया है 50%। अब सुनना, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 50% हो तो आपका रिटेंशन रेशियो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो करके वो भी 50% आएगा। अगर आप 50% डिविडेंड बांट देते हो तो 50% पैसा रिटेन भी तो करके रखते हो। इसी चीज को यहां पे पूछा गया है। तो b बराबर भी कितना आ जाएगा बच्चों, 0.5 आ जाएगा। अब मैं यहां पे ग्रोथ रेट निकाल दूं b इंटू आर, तो वो हो जाएगा 0.5 इंटू कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न 20%, यानी कि देखिए हमने डिविडेंड ज्यादा दिया तो ग्रोथ कम हो गया। यहाँ पे डिविडेंड कम दिया था तो ग्रोथ ज्यादा था, यहां डिविडेंड ज्यादा दिया तो ग्रोथ कम हो गया। यही तो कहता है गॉर्डन मॉडल, मतलब डिविडेंड कम दो। इफ आर इज ग्रेटर देन के है, जो कि इस केस में है, तो आपको डिविडेंड कम देना चाहिए। चलिए लगा देता हूं फॉर्मूला जो हमने लगाया था। P0 इज इक्वल टू, एक बार लिखा है तो दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 6 इंटू 1 माइनस 0.5 रिटेंशन रेशियो माइनस किया तो पे आउट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.16 के ही है, एंड ग्रोथ का हमने 0.1 रेशियो निकाला है। तो 3 रुपीज डिवाइडेड बाई 6% के हिसाब से हमारी जो शेयर की प्राइस आएगी वो 50 आएगी। चेक इट आउट, आप कुछ समझे होंगे। यहाँ पे R इज ग्रेटर देन के का मामला है, कंपनी ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, ऐसे में डिविडेंड जितना कम दोगे उतना प्राइस ज्यादा आएगा, ऐसा हमने समरी में पढ़ा था। देखो डिविडेंड जब 25% था तब प्राइस 150 रुपया था। जैसे ही आपने डिविडेंड का परसेंटेज बढ़ाया ना, देखो प्राइस सीधा कम होके 50 हो गया। इसी के साथ साथ मैं तीसरा भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए थर्ड के अंदर मुझे कहा है कि डिविडेंड का जो पे आउट रेशियो है वो 100% आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, एक बार आप वीडियो को पॉज करके सोचो कि क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% रखने से शेयर की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? द आंसर इज शेयर की प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि R इज ग्रेटर देन के, मतलब ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, और ग्रोथ मेकिंग कंपनी हो तो डिविडेंड कम से कम देना चाहिए। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 100% रखूंगा तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि हमारे शेयर की जो प्राइस है वो और कम हो जाएगी। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 100% है तो रिटेंशन रेशियो 0 हो जाएगा। देखिए मैं बी कैसे गिनूंगा, बी नेचुरली 0 हो जाएगा। बी अगर 0 हो जाएगा तो ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। लगा देते फॉर्मूला, P0 इज इक्वल टू ई यानी कि 6 रुपीज़, यहाँ पे 1 माइनस मैं रिटेंशन रेशियो 0% ही करूंगा तो ये हो जाएगा 1, मतलब पूरा का पूरा डिविडेंड हो जाएगा अर्निंग का, एंड डिवाइड बाई के ही लिखूंगा 0.16। ग्रोथ है ही नहीं तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाई 0.16। तो ये बच्चों आपका आंसर आता है 37.5। देखिए आपने अगर ग्रोथ को कम कर दिया, आपने अगर रिटेन अर्निंग रखा ही नहीं, अब आप जब रिटेन अर्निंग ही नहीं रखोगे तो नेचुरली कंपनी का ग्रोथ कम हो जाएगा। यहां तो 0 ही हो गया है, तो कंपनी के शेयर की प्राइस भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी बच्चों।
तो आप इस सवाल से अल्टीमेट लेवल पे ये समझ सकते हैं कि गॉर्डन मॉडल की जो समरी है वो कितनी सही है। अगर कंपनी ग्रोथ फेज में है यानी कि आर इज ग्रेटर देन के है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको अच्छी तरह याद रह जाए बच्चों, तो आपको डिविडेंड हो सके उतना कम देना चाहिए। आप जितना डिविडेंड कम देंगे उतना कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो ब्लू कलर का फॉर्मूला है जो हमने लिखा है यहाँ पे ब्लू कलर से वर्किंग की, उसमें नो ग्रोथ हो गया था। मतलब कि एक भी रुपए का इसमें एक भी परसेंट का ग्रोथ नहीं था। और देखिए हमारा फॉर्मूला कैसा बना, ये 1 हो गया और नीचे सीधा आपका के का फिगर आ गया। इससे एक इंसाइट आती है कि जब नो ग्रोथ सिचुएशन हो तो हम एक नया सिंपल सा फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए नो ग्रोथ सिचुएशन का एक फॉर्मूला बनाते हैं, जीरो ग्रोथ अप्रोच। अगर ऐसा मान लिया जाए कि कंपनी के अंदर किसी भी तरह का कोई ग्रोथ नहीं है और कंपनी का फिर भी हमें शेयर प्राइस निकालना है गॉर्डन मॉडल से, तो आपका जो सिंपल फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा P0 इज इक्वल टू, सीधा आप लिख दो अर्निंग्स डिवाइडेड बाई के, क्योंकि 1 माइनस बी करके 1 ही आ जाएगा और नीचे के ई माइनस बी आर का, बी आर मतलब ग्रोथ, और ग्रोथ भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी आपका जो फॉर्मूला अभी हमने क्वेश्चन में देखा उससे ऐसा फॉर्मूला बनाया जा सकता है कि अगर जीरो ग्रोथ अप्रोच लगाना है या जीरो ग्रोथ कंपनी है तो P0 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई के ई का फॉर्मूला बनेगा बच्चों। चलिए इसी का एक सवाल मैं आपको गिनवाना चाहता हूं जीरो ग्रोथ अप्रोच का। तो जीरो ग्रोथ अप्रोच का एक सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 5, सो अब क्वेश्चन नंबर 6 गिनते हैं। ये स्टडी मटेरियल का सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, जीरो ग्रोथ अप्रोच, एक्स लिमिटेड इज नो ग्रोथ कंपनी। क्लियर क्या लिखा है, X Limited is no growth company and pays a dividend of ₹5 per share. If the cost of capital is 10%, cost of capital मतलब कि compute the current market price of the share। बच्चों कितना आसान है, आपकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वही आप लिख दो, तो आपको यहाँ पे जो डिविडेंड दिया हुआ है वो ₹5 दिया है। अब नो ग्रोथ कंपनी है, कोई रिटेंशन करते ही नहीं है, तो इसका अर्निंग्स जो होगा वही डिविडेंड भी होगा। तो अर्निंग्स डिविडेंड दोनों ₹5 है, ₹5 ऐसा मानूंगा। और इसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मुझे दिया है वो दिया है 10%। तो सिंपल अगर फॉर्मूला में लगा दूं इसमें नो ग्रोथ वाले अप्रोच का फॉर्मूला, तो P0 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि के। तो अर्निंग्स का जो फिगर है वो 5 आ जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फिगर जो है वो 0.10 आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो प्राइस आएगा बच्चों वो ₹50 का प्राइस आएगा। तो देख लिया आपने बच्चों, ये कितना आसान था नो ग्रोथ कंपनी में सिंपल सा फॉर्मूला लगाना। अगर आप यहाँ पे गॉर्डन का वो बड़ा वाला फॉर्मूला भी लगाते ना तो भी आपका आंसर सेम आना था। बट जबकि ग्रोथ ही जीरो है तो एक के में से ऐसे बी आर को माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड रिटेंशन रेशियो कोई जब है ही नहीं तो पूरा का पूरा अर्निंग है वही डिविडेंड की तरह पे करना है, तो ई एंड डी दोनों इक्वल ही हो जाएगा। सो आई एम श्योर दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक और सवाल हम गॉर्डन का गिनेंगे। आज गॉर्डन मॉडल को एकदम पक्का कर देना है। देखिए इसके अंदर कांस्टेंट ग्रोथ अप्रोच है, यानी कि हमें वो कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में ग्रोथ का रेट जनरली आपको दे दिया होता है। सवाल पढ़ूंगा आपको आइडिया आएगा। XYZ is a company having a share capital of ₹10 lakh of ₹10 each। 10 लाख की शेयर कैपिटल 10 ईच यानी कि 1 लाख इक्विटी शेयर हो गए बच्चों। इट डिस्ट्रीब्यूटेड करंट डिविडेंड ऑफ 20% पर एनम। अभी का जो उसने डिविडेंड दिया है बच्चों वो दिया है 20% पर एनम, करंट डिविडेंड है, राइट। Annual growth rate in the dividend is expected to be 2%, right? The expected rate of return on its equity capital is 15%। ये KE की वैल्यू आ गई। Calculate the price of the share applying Gordon's growth model।
मैं आपसे एक बात यहाँ पे खास देखने के लिए कहूँगा बच्चों, कि जो डिविडेंड यहाँ पे दिया है ना, कैसा डिविडेंड दिया है? डिविडेंड जो यहाँ पे दिया है वो आपको करंट डिविडेंड दिया है। ठीक है बच्चों, करंट डिविडेंड मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें तो आने वाले साल का नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड चाहिए, और वो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड लाने के लिए मुझे पुराने साल के डिविडेंड में ग्रोथ को ऐड करना पड़ेगा। पुराने साल के डिविडेंड में ग्रोथ को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाता हूं यहाँ पे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वाला फॉर्मूला, जो कि गॉर्डन और दोनों फॉर्मूला सेम ही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी, ये हमारा D1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मैं लिखूंगा के एंड प्लस हो जाएगा जी। ये हमारा फॉर्मूला है। तो चलिए, अगर D1 हमें दे दिया होता फ्यूचरिस्टिक एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो मैं डायरेक्ट D0 की जगह पे D1 लिख के भी काम कर सकता था बच्चों। तो देखिए, प्राइस जो आएगा P0, उसमें D0 की वैल्यू क्या है? 10 रुपी का शेयर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10 रुपी का शेयर है एंड 20% पर एनम अगर आप डिविडेंड दोगे तो इसमें 2 रुपी का डिविडेंड आ जाएगा। तो मैं यहाँ 2 रुपीज लिखूंगा। ग्रोथ का रेट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2%, तो 1.002 इसे लिखना पड़ेगा, प्लीज ध्यान देना। डिवाइडेड बाय मैं करूंगा के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15 है एंड ग्रोथ का रेट मैं ऐड करूंगा 0.02। इसका मतलब आपको जो कैश में जो आपको डिविडेंड मिलने वाला है वो 2 इंटू ग्रोथ करके 2 रुपीज 4 पैसा मिलेगा, 2 रुपीज 4 पैसा मिलेगा। नीचे के 15 है, प्लस आपको 2% ग्रोथ का भी मिलने वाला है। तो ये सब कुछ अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो जो मिलेगा आंसर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों। एक चीज का बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जी यहाँ पे प्लस नहीं होगा ना। अगर P0 को हम बनाएंगे तो P0 इज इक्वल टू D0 अपॉन यहाँ पे के माइनस जी होगा। तो यस, इस केस में हमें एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, 0.15 माइनस 0.02 करना पड़ेगा। कि कैश में जो उनकी इनकम हो रही है डिविडेंड की वो 2.04 है, और ग्रोथ उनको अगर 2% का मिलने ही वाला है तो कैश में वो सिर्फ आपसे 13% ही मांगेंगे। ये इसका लॉजिक रहेगा। तो 2.04 डिवाइडेड बाय मुझे यहाँ पे 13% एक्चुअली करना पड़ेगा। अब याद कीजिए फॉर्मूला क्या था, P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई के माइनस जी। दिस वॉज योर एक्चुअल फॉर्मूला, D1 डिवाइड बाई के माइनस जी। तो जी को प्लस नहीं करना था, मुझे डिनोमिनेटर से माइनस करना था। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो 2.04 डिवाइड बाय अगर मैं 0.13 करता हूं तो मेरा जो आंसर आएगा बच्चों वो 15.69 का आंसर आएगा। इसमें मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि करंट डिविडेंड लिखा है, मतलब आपको यूं समझना है कि ये P0 यानी 0 ईयर का डिविडेंड है, ये आपको समझना है। तो अगले साल का फ्यूचरिस्टिक 1 साल के बाद का डिविडेंड सोचने के लिए आपको D1 को लाने के लिए D0 इंटू 1 प्लस जी तो करना ही पड़ेगा। सो आई एम श्योर ये कांस्टेंट ग्रोथ अप्रोच का भी आपको गॉर्डन का क्वेश्चन एकदम आसानी से बच्चों समझ में आया होगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7।